नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये हमारा पॉलिटी का 43 नंबर का लेक्चर है और हम पॉलिटी की सीरीज़ में देख रहे थे 4 नंबर का यूनिट जिसका नाम है स्टेट लेजिस्लेचर। प्रीवियस लेक्चर तक हमने ये जो 4 नंबर का यूनिट था स्टेट लेजिस्लेचर, इसके 3 चैप्टर को हमने कवर किया था, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और आज का जो लेक्चर है उसमें हम स्टेट लेजिस्लेचर जो है, ये जो वाला चैप्टर है, इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, ये 4 नंबर का चैप्टर है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 168 से लेके आर्टिकल 2 मतलब 212, 168 से लेके 212 जो आर्टिकल है, जो पार्ट 6 में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें हर एक स्टेट का जो स्टेट लेजिस्लेचर है, भले वो विधानसभा हो, विधान परिषद हो, समझ गए, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली हो या स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट हो, उसके जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कंपोजिशन, उसका ड्यूरेशन, उसके अंदर जो ऑफिसर्स है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, जैसे कि पार्लियामेंट में जो थे स्पीकर थे और राज्यसभा में जो चेयरमैन थे, उसी तरह यहाँ पे कौन से स्पीकर ऑफिसर्स होते हैं, उसकी जो प्रोसीजर होती है, बिल कैसे आता है वहाँ पे, प्रिविलेज एंड पावर, ये सारे जो चीज़ें हैं ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक पार्ट 6 में आते हैं। समझ गए, स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड। तो हमें देखो यहाँ पे आर्टिकल 168, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है कि जो गठन कैसे किया गया था स्टेट लेजिस्लेचर का। उसके बाद जो कुछ स्टेट है उसमें विधानसभा भी है, विधान परिषद भी। तो ऐसे जो स्टेट्स है जहाँ पे दोनों चीज़ें, तो जैसे हमारा जो देश है उसमें 28 स्टेट है, तो 28 स्टेट में बहुत कुछ स्टेट, कम स्टेट है ऐसे जिनके अंदर विधानसभा भी और विधान परिषद भी, मतलब क्या, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी वहाँ पे। तो अगर कोई नया स्टेट है, कोई ऐसा स्टेट है जिसके पास नहीं है, उनको चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल लाना है उनके स्टेट में, तो क्या किया जा सकता है। किसी स्टेट जैसे महाराष्ट्र, उनको अगर हटाना है तो कैसे हटा सकते हैं, ये चीज़ें हमें आर्टिकल 169 में देखनी। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली, उसका कंपोजिशन, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसका कंपोजिशन, कितने लोग होते हैं वहाँ पे, कैसे चुन के जाते हैं, और ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये चीज़ें जो है हमारे यहाँ तक आर्टिकल 168 से लेके 172, ये आज के लेक्चर में हम देखने वाले। और बाद वाले लेक्चर में हम देखो बचे हुए ये जो आर्टिकल्स हैं, इसको हम बाद वाले लेक्चर में ख़त्म करेंगे। समझ गया। तो चलिए आगे चलते। यहाँ पे देखिए, ये जो और पहला जो देखा था हमने देखा था ना आर्टिकल 168, यहाँ पे देखो यहाँ लिखा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है, हर एक स्टेट का जो विधानसभा या विधान परिषद होता है, वो कैसा होता है। देखो, हर एक स्टेट में ना स्टेट लेजिस्लेचर एक जैसा नहीं, यूनिफॉर्मिलिटी नहीं वहाँ पे। कुछ स्टेट है वहाँ पे यूनिकैमरलिज्म है, कुछ स्टेट में बाइकैमरलिज्म है। एट प्रेजेंट, मतलब ये एक्चुअली 2015 का डेटा है, उस बुक जहाँ से मैंने उठाया 2015 तक ही लिखा है उन्होंने। ओनली 7 स्टेट जहाँ पे 2 हाउसेस है, और अभी भी 2020 में वही चीज़ है। हमारे देश में बस ऐसे 7 स्टेट है जहाँ पे बाइकैमरलिज्म है, मतलब वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और काउंसिल ऑफ स्टेट भी, मतलब वहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी। समझ गए। यहाँ पे देखिए, दीज आर आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, जम्मू कश्मीर एंड तेलंगाना। ये जो स्टेट है ना, अब मैं आपको एकदम एग्जांपल देके बताता हूँ। ये देखो, यहाँ पे इतने स्टेट हैं, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना। ये जो इतने स्टेट्स हैं ना, यहाँ पे ये बाइकैमरलिज्म था, मतलब यहाँ पे विधानसभा भी था और विधान परिषद भी था। अब जम्मू कश्मीर जो है ना, इसमें अभी क्या हो गया है, उसमें 370 हटा दिया है और इसको यूटी बना दिया है। अब इसको यूटी बना दिया है, मतलब इसका जो बाइकैमरलिज्म है वो अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि यूनियन टेरिटरी के पास बाइकैमरलिज्म नहीं होता। समझ रहे हैं ना आप। तो यहाँ पे देखिए, महाराष्ट्र फॉर एग्जांपल, मैं आपको बताता हूँ 2 चीज़ें, मतलब बाइकैमरलिज्म मतलब क्या। एक तो विधानसभा होती है हर एक स्टेट के पास, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, बराबर है ना। बट कुछ ऐसे स्टेट है, ये इतने जो स्टेट है, 6 स्टेट थे, 7 स्टेट थे, इनके पास ना ये बाइकैमरलिज्म थे, इनके पास काउंसिल ऑफ स्टेट भी था। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब क्या, जैसे एग्जाम्पल है महाराष्ट्र में ना पिछले जो सरकार थी 2014 तक, वहाँ पे ना 2 अपोजिशन लीडर थे, एक थे विखे पाटिल और एक थे जो धनंजय मुंडे। अब मुझे बताओ 2015 से लेकर 2019 तक, मुझे एक बात बताओ आप, दो जो अपोजिशन लीडर क्यों चाहिए फिर महाराष्ट्र में। एक ही अपोजिशन लीडर होने चाहिए ना। 2 इसलिए थे, एक था विखे पाटिल था असेंबली में, मतलब विधानसभा में था, और धनंजय मुंडे जो थे वो थे कहाँ पे, ये थे काउंसिल ऑफ स्टेट में, मतलब ये थे विधान परिषद में थे। समझ गए ना आप, ये काउंसिल ऑफ स्टेट में थे। तो इस तरीके से बाइकैमरलिज्म आप समझ गए होंगे बाइकैमरलिज्म क्या होता है। तो हमारे देश में सिर्फ 7 ही स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे बाइकैमरलिज्म था, समझ रहे। और बाकी जो 24 स्टेट है वो यूनिकैमरलिज्म, मतलब वहाँ पे सिर्फ विधानसभा है। उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद देखो यहाँ पे हमारे आसपास पड़ोस में जो महाराष्ट्र के आस पड़ोस में अगर देखोगे आप नीचे ऊपर जो है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, बिहार, ये दोनों में भी है। महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक के उस साइड में आंध्र प्रदेश के पास तेलंगाना और कश्मीर। ये आप याद रखिए, इसमें क्वेश्चन आता है। और स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है ना, स्टेट लेजिस्लेचर कंसिस्ट करता है गवर्नर भी और लेजिस्लेटिव असेंबली भी।
में, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर में दो चीज़ें आती है, एक तो आता है गवर्नर और एक आता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। दोनों चीज़ें आती है। जैसे हमने पार्लियामेंट में देखा था, पार्लियामेंट में क्या क्या आता है, पार्लियामेंट में दो चीज़ें आती हैं, एक तो क्या लोकसभा आती है, राज्यसभा आता है, और उसके बाद प्लस आता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसी तरह स्टेट लेजिस्लेचर, हर एक कोई भी स्टेट है उसका जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसमें उसका असेंबली आएंगी और गवर्नर आएंगे। और इन केस मतलब क्या, अगर वो जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो अगर बाइकैमरलिज्म है, मतलब वहाँ पे दो हाउस है, एक तो असेंबली भी और काउंसिल भी, तो उसमें स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब क्या होगा, एक तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आएगी, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल आएंगी, मतलब विधानसभा आएगी, विधान परिषद आएंगी और गवर्नर, ऐसे तीन चीज़ मिला के वो स्टेट लेजिस्लेचर बनेगा। कौन सा वाला, बाइकैमरलिज्म वाला। समझ गए आप। लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद इज अपर हाउस, सेकंड चैम्बर और उसको हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोलते हैं। वाई लेजिस्लेटिव असेंबली इसको बोलते हैं विधानसभा, वो लोअर हाउस होता है, इसको फर्स्ट चैम्बर बोलते हैं। समझ गए। और उसको पॉपुलर हाउस भी बोलते हैं। उसके बाद आगे ये तो हमने देख लिया। देखो ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो विधान परिषद के बारे में अभी हमने जो देखा, अब अगर कोई किसी स्टेट है उसमें विधान जो परिषद है मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसका निर्माण करना है। अभी फिलहाल तो 6-7 स्टेट में ही है। अगर कल ऐसा कोई स्टेट है उसमें, जैसे तमिलनाडु नहीं दूसरा कोई स्टेट पकड़ते हैं, कल जैसे हरियाणा है, हरियाणा में लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसका क्रिएशन करना है, तो कैसे करेंगे। देखो अगर करना होगा ना तो क्या कर, वो कौन करता है सबसे पहले, पावर ना पार्लियामेंट के पास है। लेजिस्लेटिव काउंसिल कोई भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर आपको बनानी तो उसका जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। स्टेट अपने आप लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं बना सकता, ये बात समझ गए ना आप। हर एक स्टेट जैसे, और उसको हटा भी नहीं सकता अपने आप। जैसे महाराष्ट्र में 2 विधानसभा है, विधान परिषद है। कल अगर महाराष्ट्र को लगता है कि विधान परिषद को हटाया जाए, महाराष्ट्र जो स्टेट है वो अपने आप नहीं हटा सकता, वो पार्लियामेंट से हटाया जाता है। तो उसको हटाया, एबोलिशन कैसे किया जाता है और क्रिएशन कैसे किया जाता है। देखो जिस स्टेट को लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटाना है या क्रिएशन करना है, वो क्या करेगा, वो एक रेजोल्यूशन पास करेगा, स्पेसिफिक रेजोल्यूशन पास करेगा स्टेट असेंबली से बाय स्पेशल मेजोरिटी से स्पेसिफिक रेजोल्यूशन पास करेगा। और वो जो मेंबरशिप होगी, देखो क्या है, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ असेंबली एंड मेजोरिटी नॉट ऑफ लेस देन 2/3, मतलब 2/3 मेजोरिटी जो है, समझ रहे, प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब जैसे कोई एक विधानसभा है जैसे कि महाराष्ट्र की, उसमें कितने 288 मेंबर है टोटल, समझ गए आप। तो 288 मेंबर में से अगर वहाँ पे 250 मेंबर प्रेजेंट है तो 250 मेंबर में से उसका 2/3 कीजिए आप, 66%। समझ रहे हैं ना। 250 मेंबर मतलब कितना, 250 का आधा कितना होता है 125, और उसका 2/3 निकालेंगे तो कितना होगा 100, मतलब लगभग 70 के आसपास होगा। तो उतना 70-80 या जो भी हो, समझ रहे हैं आप। तो कोई भी स्टेट है उसमें अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं बनानी, विधान परिषद बनानी या हटानी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस स्टेट की जो असेंबली विधानसभा जो है उस स्टेट की, उसे स्पेसिफिक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा उसके लिए कि हमें हमारे स्टेट से लेजिस्लेटिव काउंसिल हटानी या हमें हमारे स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं लानी। वो स्पेशल मेजोरिटी से पास करेंगे और वो क्या करेंगे, वो उसको पार्लियामेंट के पास भेजेंगे। किस लिए, पार्लियामेंट के पास भेजेंगे कि हमने हमारे स्टेट में ऐसा रेजोल्यूशन पास किया है और अभी आप क्या करो, आप इसको क्रिएट करो या ख़त्म कर दो। तो पार्लियामेंट उस हिसाब से कैन अबॉलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल और क्रिएट इट इफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ कंसर्न स्टेट पास द रेजोल्यूशन। समझ गए ना आप। तो पार्लियामेंट क्या करता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक तो हटा सकता है या एक तो उसको बना सकता है नई तरीके से, अगर किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं हो, विधान परिषद नहीं हो। बट कब, जब उस स्टेट से कोई स्पेसिफिक रेजोल्यूशन जो 2/3 मेजोरिटी से पास होकर पार्लियामेंट के पास आता है। समझ गए ना। और ये जो एक्ट है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत नहीं आता। देखो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट टू बी डीम्ड एज अ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 368 एंड इट पास लाइक ऑर्डिनरी पीस ऑफ लेजिस्लेटिव। समझ रहे ना आप। मतलब क्या, ये जो पार्लियामेंट का एक्ट है ये ना अमेंडमेंट नहीं होता। मतलब जो आर्टिकल 368 है इसके तहत क्या होता है, हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते हैं, उसको अल्टर करते हैं या अमेंड करते हैं। तो ये जो मतलब क्या, ये इसको यूज़ करके पार्लियामेंट वो जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको नहीं बनाएंगे। 368 को यूज़ नहीं करेंगे, मतलब क्या, वो जो को हमारा संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन उसको अमेंड नहीं करेंगे। मतलब फिर वो कैसे करेंगे, वहाँ पे पास कैसे करेंगे, वो सिंपल मेजोरिटी से करेंगे। सिंपल मेजोरिटी मतलब क्या, सिंपल मेजोरिटी मतलब आधे 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब हमारे अगर लोकसभा की स्ट्रेंथ अगर 550 मतलब 500 फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें अगर प्रेजेंट और वोटिंग होगा ना तो 400 अगर वहाँ पे प्रेजेंट हो गए तो 200 लोगों ने भी ये जो स्पेसिफिक रेजोल्यूशन पास किया गया किसी स्टेट से उस पर अगर हमें भर दी, दोनों सदन से ऐसे आधे 50% स्पेशल सिंपल मेजोरिटी से, फिर भी वो चीज़ यहाँ पे एबोलिश हो जाएगी लेजिस्लेटिव काउंसिल उस स्टेट की, या क्रिएट हो जाएगी अगर क्रिएट करनी तो। समझ गया। तो इस तरीके से हमने ये भी देख लिया क्रिएशन और एबोलिशन ऑफ स्टेट काउंसिल। अब स्टेट देखते हैं, कंपोजिशन ऑफ असेंबली। हमारा जो हर एक स्टेट है उस स्टेट का जो असेंबली का कंपोजिशन मतलब कितने लोग होते हैं।
असेंबली मतलब कौन सा, विधानसभा। विधानसभा मतलब हमारा जो हर एक स्टेट लेजिस्लेचर हर एक स्टेट है उसका जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसमें जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें कितने मेंबर होते हैं, एमएलए कितने होते हैं, विधायक कितने होते हैं, उसकी स्ट्रेंथ कैसे होती है। देखो ये कैसे डिसाइड होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में जो लोग वहाँ पे जाते हैं वो चुन के जाते हैं। आपको पता होगा आपका जो स्टेट है, आपका जो टाउन है या जो जिला है जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ पे एक एमएलए होगा, एक विधायक होगा, एक आमदार होगा, उसको आप चुनते हो। आप बोलते हो नहीं आमदार है वो, फलाना बंदे आमदार है हमारे यहाँ का, वो आमदार है। तो वो जो विधायक है उसको आप चुनते हो और उसको आप भेजते हो कहाँ पे, लेजिस्लेटिव असेंबली में। मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लोग आते हैं वो चुन के आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब क्या, वोटिंग के हिसाब से। जो 18+ लोग हैं वो जिनका उम्र 18 मतलब जो 18 एज उन्होंने कंप्लीट की वो इलेक्शन में वोट करते हैं और उसी वोट के हिसाब से लेजिस्लेटिव असेंबली में ये जो बाकी लोग ये चुन के जाते हैं एमएलए लोग, समझ गए। और किसी भी स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली उसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है कितनी हो सकती है, वो 500 हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है, 60। मतलब कोई भी स्टेट है ना उसमें आप जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो स्ट्रेंथ है कितने लोग वहाँ पे उस स्टेट में एमएलए बन सकते हैं, उसमें जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसमें कितने लोग हो सकते हैं। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 500 ले सकते हो और कम से कम आपको 60 लेना है। बट कुछ जो स्टेट है वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, जैसे कि इन द केस ऑफ देखो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा, यहाँ पे मिनिमम कितना है, आप 30 रख सकते हो, कम से कम 30 रखना है आपको, उससे समझ रहेगा। और मिजोरम नागालैंड जो है वहाँ पे आपको 40 और मतलब वहाँ पे एक्चुअली 40 से मिजोरम की जो लेजिस्लेटिव असेंबली उसका जो स्ट्रेंथ है वो 40 है और नागालैंड की कितनी 46 है। यहाँ पर आपको यहाँ इन 3 स्टेट है अरुणाचल, सिक्किम और गोवा, यहाँ पे कम से कम 3 रखनी, 30 से कम नहीं रखनी। जो तो सिक्किम में ना वहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो 40 है, समझ गए आप, वहाँ पे भी 40 है। तो देखो यहाँ पे ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन सिक्किम एंड नागालैंड आर आल्सो इलेक्टेड इनडायरेक्टली। यहाँ पे भी वो जो है ना सब मेंबर, कुछ मेंबर जो है ना सिक्किम और नागालैंड में वो इनडायरेक्टली होते हैं, मतलब वहाँ पे डायरेक्ट लोग ने उनको चुनते, वो अलग जुगाड़ से होते, समझ गए। और नॉमिनेटेड मेंबर अलग से मतलब कैसे होते हैं, देखो ये जो स्टेट है ना यहाँ पे ट्राइबल लोग बहुत ज़्यादा है, तो मैं हम आगे चल के मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे कुछ लोग हैं ना सारे के सारे लोगों के द्वारा नहीं चुनता, कुछ जो जगह है वो रिजर्व की जाती है, वो बस कुछ इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है वहाँ पे। और जैसे स्ट्रेंथ है मैंने बताया आपको कि ज़्यादातर लोग जो है वो चुन के जाते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लोग हैं ज़्यादातर लोग जनता द्वारा चुन के वहाँ पे जाते हैं, बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है। जैसे देखो एक मेंबर जो होता है उसको वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होता है। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी मतलब क्या, जो अंग्रेज है और हमारा यहाँ पे जो इंडियन लोग हैं इनके द्वारा जो मतलब समझ रहे जनरेशन, मतलब इनका जो है जो पुराने टाइम पे अंग्रेज यहाँ पे रहते थे तो उनका कुछ हमारे यहाँ के लोगों के साथ शादी वादी हो गई। अब उनके जो जनरेशन आ गई वो कम्युनिटी इधर मतलब उसको ना हम अंग्रेज बोल सकते हैं ना इंडियन बोल सकते, तो उनको एंग्लो इंडियन बोलते हैं। तो उनके हितों की रक्षा करने के लिए उस स्टेट में उस स्टेट का जो गवर्नर है वो एक मेंबर को वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको नॉमिनेट करते हैं, समझिए। शुरू में तो वो 10 साल के लिए प्रोविजन डाला था, पर बाद में 95 अमेंडमेंट एक्ट 2009 में इसको 2020 तक एक्सटेंड किया है, समझ गए। इस तरीके से हमने ये देखा कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसमें जो स्ट्रेंथ होती है वो कैसे होती है, वो जो एमएलए लोग होते हैं वो जनता द्वारा चुन के वहाँ पे भेजे जाते हैं। मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है कोई भी स्टेट में वो 500 होती है, मिनिमम 60 होती है। पर कुछ जो स्टेट है जैसे उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, उसमें आप 30 से कम नहीं रख सकते। और मिजोरम और नागालैंड है वहाँ पे भी 30 से कम नहीं रख सकते, वहाँ पे कितने 40 और 46 है, समझ गया। और नागालैंड और सिक्किम में कुछ लोग डायरेक्ट इनडायरेक्टली वहाँ पे इलेक्ट होते हैं। गवर्नर जो है वो एक बंदे को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से हर एक स्टेट में नॉमिनेट करता है। यहाँ तक हमने देख लिया। आगे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब क्या होता है, आपका जो विधान जो क्या बोलते हैं इसको मतदार संघ जो बोलते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब क्या, वहाँ पे इलेक्शन होता है। जैसे कि एग्जांपल आपको देता हूँ, अगर कोई तहसील है कोई, वहाँ पे जो इलेक्शन होगा तो वो जैसे पनवेल है तो पनवेल में एक ही एमएलए होगा, समझ गए। तो एक ही एमएलए होगा तो वो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी होंगी, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग लोग चुनाव के लिए खड़े होंगे, पर एक ही बंदा वहाँ से चुन के जाएगा जिसको सबसे ज़्यादा वोट है। मतलब अगर वहाँ पे 100 वोट है और वहाँ पे 5 बंदे खड़े, किसी को 20 वोट आए, किसी को 10 आए, किसी को 15 आए और एक बंदा उसको 30 से आए, समझ गए। तो 30 सबसे ज़्यादा उसको है ना, बाकी वो कंपेयर किया जाए तो वो चुन के वहाँ पे जाएगा। तो ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूंसी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी ये पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइड की जाती है, समझ गए, कि कितने पॉपुलेशन में एक एमएलए चुन के जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, demarcation of constituencies is done in such a manner that ratio between the population of each constituency and number of seats allocated to it is same throughout the state। मतलब अगर आप कोई स्टेट में अगर आप जितने सीट से इलेक्शन में जितने सीट मतलब वहाँ पे खड़े होते हैं लोग चुनाव के लिए, तो वो जो पॉपुलेशन है वो सेम होता है हर कंस्टिट्यूंसी में। मतलब अगर कोई एक कंस्टिट्यूंसी उसमें एक एमएलए चुन के आता है तो उसको अगर वोट करने के लिए 40 लाख लोग हैं उस कंस्टिट्यूंसी में, तो दूसरी जो कंस्टिट्यूंसी बनाई जाती है उसमें भी मेंबर कितने होते हैं, लोट जो सीट एलोकेट होती है वो भी और जो पॉपुलेशन वहाँ पे वो भी वो कितना होता है, वो 40 ही होता है। 40 करोड़ मतलब उतना ही होता है, सेम होता है पॉपुलेशन, सेम
स्टेट में जो सारी कंस्टिट्यूंसी होती हैं उसमें जो पॉपुलेशन होता है वो सेम होता है। सेम कैसे होता है? सेम पॉपुलेशन को पकड़ के एक कंस्टिट्यूंसी बनाई जाती है, मतदार संघ बोला जाता है, जहाँ पे लोग इलेक्शन कर सकते हैं। समझ गए? इन अदर वर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन बिटवीन डिफरेंट कंस्टिट्यूंसी। अलग अलग कंस्टिट्यूशन से यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जो रिप्रेजेंटेशन होगा ये यूनिफॉर्म होगा, इस चीज़ का ख्याल रखा गया है। समझ गए आप? तो इस तरीके से हमने ये चीज़ भी देख ली। आगे देखते हैं, आगे देखो यहाँ पे रीएडजस्टमेंट ऑफ सेंसस मतलब क्या? देखो रीएडजस्टमेंट, अभी देखो ये कंस्टिट्यूंसीज जो बनाई है, जैसे आपको पता तो अलग अलग कंस्टिट्यूंसी होगी। जैसे कोई आपका जो टाउन है, जैसे फॉर एग्जांपल श्रीरामपुर एक टाउन है, वहाँ पे एक कंस्टिट्यूंसी, वहाँ पे जो लोग मतलब जो पॉपुलेशन जो है, समझ रहे, लोगों का जो पॉपुलेशन है वहाँ पे वो 40 लाख है। तो 40 लाख लोग मिलके एक वहाँ पे एक एमएलए चुन के जाता है। बट एक साल हो गया, मतलब एक जो होता है इलेक्शन हो गया, दूसरा इलेक्शन हो गया, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, समझ, 4-5 इलेक्शन हो गए, टर्म हो गए 5-5 साल की। एक टाइम तो ऐसा आएगा ना, वो 40 लाख से वो जो पॉपुलेशन है वो जाके 60 लाख हो गई, 70 लाख हो जाएंगी। तो उसके बाद वो जो रीएडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको, समझ गए आप? कंस्टिट्यूंसी तो पॉपुलेशन तो ज़्यादा हो गई स्टेट की भी, पूरे हर एक जगह पॉपुलेशन बढ़ेगी और सीट तो कम है, और फिर आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें रीएडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो वो रीएडजस्टमेंट करने के लिए अगर किसी स्टेट में किसी जगह लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती और यूनिफॉर्मिलिटी बरकरार रखने के लिए, जैसे कोई स्टेट है श्रीरामपुर, उसमें जो पॉपुलेशन है वो कितनी थी? वो 40 लाख से 70 लाख हो गई। और कोपरगांव था, वहाँ पर 35 लाख थी, और उसमें 35 से सिर्फ 40 हुई पिछले 20 साल में। तो उसमें तो एमएलए की जो सीट है वो तो मतलब उसमें कुछ चेंज होगा नहीं। बट श्रीरामपुर में जो ज़्यादा लोग हैं उनको एक तो आपको क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे 2 सीट देनी पड़ेगी, या उसमें रीएडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आस पड़ोस के जो ये होगा, आस पड़ोस का जो टाउन होगा, वहाँ पे जो एमएलए होगा, वहाँ पे अगर कम हो रहे लोग तो इनके कुछ लोगों को बोलना पड़ेगा आप उधर वोट कर दो। ऐसा काफ़ी बार होता है कि जो बॉर्डर के लोग हैं उनको जो रीएडजस्टमेंट होती है कंस्टिट्यूंसी की, उधर उनको रिशफल की, इधर का उधर डाला जाता है, उधर का इधर डाला जाता है। समझ रहे आप? आपको यहाँ पे, और उस चीज़ के लिए क्या किया है, पार्लियामेंट में एक एक्ट लाया था, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1952, लिमिटेशन कमीशन एक्ट था। ये जो एक्ट था इसके हिसाब से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी अलग अलग वो चेंज की जाती है, रीएडजस्टमेंट की जाती है। कब? तो देखो यहाँ पे रीएडजस्टमेंट कैन बी डन इन द टोटल नंबर ऑफ सीट इन असेंबली ऑफ ईच स्टेट और डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इन टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसीज। जो नंबर ऑफ सीट्स है हर एक स्टेट में, कुछ साल बाद अगर वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ता है तो वो जो सीट है उनको बढ़ाया जाता है, या उनको बाद में पॉपुलेशन कम होता है तो घटाया भी जा सकता है। और जो टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसी है, मतदार संघ है, उसको भी रिशफल किया जा सकता है, मतलब उसको भी इसके हिसाब से, उसका जो पॉपुलेशन उसके हिसाब से उसको भी कम ज़्यादा किया जा सकता है। पार्लियामेंट में ऐसी चीज़ें काफ़ी बार की गई है। 1962 में वापस रिशफल किया, मतलब इसको रीएडजस्टमेंट किया था कॉन्स्टिट्यूशन की हमारे देश की, 1972 में किया था, और उसके बाद 2002 में किया था। ऐसे 3 बार हमारे देश के जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज है इसको चेंज किया गया था। समझ गए आप? उसको रीएडजस्टमेंट की गई थी और बाद में उसको एक्सटेंड किया है, 2020 तक ही शायद एक्सटेंड किया है। तो यहाँ तक हमने ये देखा रीएडजस्टमेंट ऑफ ई सेंसस। समझ गए आप? अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ SC ST, अब जो हमारे पार्लियामेंट में उसमें जो SC ST इनका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, यहाँ पे देखो रिजर्वेशन होता है हर एक। देखो यहाँ पे रिजर्वेशन ऑपरेट, हमारा जब संविधान बना था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो उसमें ना 10 साल के लिए रिजर्वेशन डाला था। उसमें ऐसा बोला था कि जो टोटल सीट है, जो हमारे लोकसभा की टोटल सीट है 552, उसमें कुछ सीट जो हुई, समझ गए आप, वो सीट फॉर एग्जाम्पल आप 100 पकड़ो, ये रिजर्व होंगी। रिजर्व मतलब क्या? यहाँ पे सिर्फ SC ST इलेक्शन लड़ सकते हैं। मतलब जैसे कि आपको एग्जाम्पल देता है, शिरडी कंस्टिट्यूंसी से ना जो इलेक्शन की कंस्टिट्यूंसी, उसमें पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी, वहाँ से एक एमएलए चुन के, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के जाता है हर 5 साल के बाद, कहाँ पे? पार्लियामेंट में। अब हम देख रहे हैं फिलहाल स्टेट लेजिस्लेचर पर एक आपको एग्जांपल देता हूँ। अब वहाँ पे ना पिछले कितने 15 साल से वहाँ पे ना 2000 कब से, शायद 2004 से 2009 एक टर्म हो गई, उसके बाद 2009 से 2014 एक टर्म हो गई, और 2014 से 2000 अब कितना 2004 में एक्चुअली 2009 से लेके 2014, उसके बाद 2014 से लेके 2019, और अब 2019 से लेके 2024, यहाँ तक ना ये 3 टर्म है नहीं, 15 साल, ये 3 टर्म वहाँ पे रिजर्वेशन है। वहाँ पे जो सीट है वो SC ST के लिए रिजर्व है, तो वहाँ पे अलग दूसरा कोई बंदा वहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ सकता। समझ गए आप? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन उसमें ऐसे 10 साल के लिए प्रोविजन किया गया था कि जो पार्लियामेंट की जो सीट है, समझ गए, ये तो मैं पार्लियामेंट के बारे में बताएं, उसी तरह जो स्टेट है उसमें सेम है, उसमें भी रिजर्वेशन है। आपको पता होगा जैसे श्रीरामपुर स्टेट है, जो श्रीरामपुर टाउन है, समझ गए, वहाँ पे भी जैसे मैं एग्जांपल देता आपने, मैं वहाँ कहूँ तो श्रीरामपुर में भी पिछले 15 साल से ना वहाँ पे रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन मतलब क्या? वो वहाँ पे जो SC ST की सीट है, आपने सुना होगा काफ़ी बार कि ये सीट पे रिजर्वेशन है, उस सीट पे रिजर्वेशन है। तो सीट पे रिजर्वेशन मतलब क्या? वहाँ पे सिर्फ SC ST आदमी ही खड़ा हो सकता है। वहाँ ओपन कैटेगरी, दूसरा ब्राह्मण, हिंदू, समझ रहे का मतलब, मराठा जो है ना अलग टाइप का जो कास्ट है, वो कास्ट का बंदा वहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता। वहाँ पे सिर्फ SC ST कास्ट का ही आदमी वहाँ पे खड़ा हो सकता है।
समझ गए आप। यहाँ तक हमने देखा रिजर्वेशन देखा सीट का, ये SC/ST का। उसके बाद स्ट्रेंथ क्या होती है देखो अभी यहाँ पे, अब हमने ये तो देख लिया विधान जो क्या बोलते हैं उसको, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो हमने देख लिया, हमने विधानसभा तो देख लिया। अब विधान परिषद देखना हमें, तो विधान परिषद में क्या होता है, इलेक्शन जो होता है ना वो इनडायरेक्टली होता है। मतलब जैसे राज्यसभा है, राज्यसभा में जो मेंबर चुने जाते हैं वो हमने देखा था सेंट्रल गवर्नमेंट के चैप्टर में कि वो लोगों द्वारा नहीं चुने जाते, वो अलग इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। मतलब अलग अलग जो स्टेट्स है उसके जो MLA वो उनको चुन के भेजते हैं। उसी तरह जो स्टेट की जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है स्टेट की, उसमें क्या होता है जो लोग चुन के जाते हैं उनको लोगों द्वारा नहीं चुन के भेजा जाता, वो इनडायरेक्टली चुना जाता है। उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, उसकी स्ट्रेंथ होती है 1/3 ऑफ असेंबली। मतलब आपके असेंबली में जितने लोग होंगे, जैसे अभी महाराष्ट्र में फॉर एग्जांपल 300 अगर मेंबर है असेंबली में, विधानसभा में अगर 300 लोग हैं तो विधान परिषद में कितने होंगे, कम से कम 100 होंगे, 1/3 होता है, समझ गए। और मिनिमम 40 होता है, 40 से नीचे नहीं होंगे, समझ गए, 1/3 होंगे। और अगर वो कम से कम आपको 40 रखने चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन हैज फिक्स द मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट्स, एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल वाज फिक्स पावर। एक्चुअल तो समझ रहे पार्लियामेंट के पास होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में मिनिमम और मैक्सिमम जो लिमिट्स है लेजिस्लेटिव काउंसिल की वो फिक्स की। पर पार्लियामेंट में जैसे मैंने बताया, अगर कल अगर हरियाणा चाहता है कि हमें भी उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं, हरियाणा में फिलहाल वो चाहता है हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए, समझ गए आप। और वहाँ पे अगर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसकी स्ट्रेंथ अगर विधानसभा की स्ट्रेंथ 90 और उनको चाहिए काउंसिल भी चाहिए वहाँ पे, तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, कम से कम 1/3 होनी चाहिए। 1/3 होगी तो कितनी होगी वो, फिर वो 30 हो जाएंगी। बट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कितनी मतलब 40, तो पार्लियामेंट बोलेगा 40 रख दो, समझ गए आप। इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से हमने ये भी देख लिया कि स्ट्रेंथ क्या होती है काउंसिल की। और वहाँ पे जो हमने देखा इनडायरेक्टली इलेक्टेड लोग वहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो लोग हैं वो इनडायरेक्टली चुन के जाते हैं। बट भाई साहब इनडायरेक्टली कैसे जाते हैं वो, समझ गए। तो वहाँ पे जो टोटल स्ट्रेंथ है वो आपको बताता हूँ मैं। देखो टोटल जो नंबर होते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 100 एग्जाम्पल मान लो महाराष्ट्र में, तो उसके 112 जो है उसके वो ग्रेजुएट लोग जो होते हैं ना उस स्टेट में, वो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है अलग अलग, तो वहाँ पे उसको बोलते हैं पदवीधर इलेक्शन। आपने सुना होगा ये वर्ड पदवीधर। तो ग्रेजुएट जो लोग होते हैं ना वही बस उनका अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। 112 जो होंगे उसके, समझ गए, 112 जो मेंबर होंगे वो क्या किए जाएंगे, वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में डाले जाएंगे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं यहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएट लोग, सारे स्टेट में नहीं डाले जाएंगे वो, बस 112 जितने सीट फॉर एग्जाम्पल उसका अगर 112 अगर निकाल जाए, एग्जाम्पल मान लो अगर 10 मेंबर है तो पूरे स्टेट में 10 ऐसी कंस्टिट्यूंसीज होगी, वहाँ पे 10 लोगों को खड़ा किया जाएगा। मतलब 10 कंस्टिट्यूंसीज होगी, वहाँ पे मतदार संघ होंगे, तो वहाँ पे अलग अलग लोग खड़े होंगे और उस 10 कंस्टिट्यूंसी में ग्रेजुएट लोग जो है वही वोट करेंगे और वही वो 10 लोगों को चुन के वहाँ पे भेजेंगे, कहाँ पे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। उसके बाद 112 जो है मेंबर वो टीचर्स, वहाँ पे सिर्फ टीचर लोग होते हैं, वो वहाँ पे वोट करेंगे और वो उनको वहाँ पे भेजेंगे चुन के। उसके बाद 1/3 जो है, जैसे कि 100 है तो 90 सीट है, 100 है तो 100 के मतलब 100 में अगर फॉर एग्जाम्पल 33% जो है, 33 जो सीट है, अगर 100 टोटल सीट अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर 100 है तो उसमें से जो 33 सीट है वो जो 33 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको, सॉरी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो जो विधायक है उनको कौन चुन के भेजेगा, उनको लोकल अथॉरिटी जो होती है, म्यूनसिपैलिटीज़, समझ गए आप, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, यहाँ के जो नगर सेवक टाइप के लोग होते हैं, वहाँ के जो मेंबर होते हैं वो वोट करते हैं, उनके पास वोट होता है सिर्फ। तो अलग अलग मतलब ऐसे डिक्लेयर किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है तो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में टोटल स्टेट में 33, तो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में फॉर एग्जांपल 5 जो मेंबर है वो ऐसे लोकल अथॉरिटी से चुन के जाएंगे, तो 5 जगह वो डिक्लेयर कर देंगे, यहाँ से एक जगह वहाँ से एक जगह, समझ रहे क्या। तो अलग अलग प्रत्याशी वहाँ पे चुनाव में के लिए खड़े हो जाएंगे और वो जो डिस्ट्रिक्ट है अहमदनगर, वहाँ के जो अलग अलग म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, समझ रहे क्या, म्यूनसिपैलिटीज़ है, वो उसके जो मेंबर्स वो वोट करेंगे और उस तरीके से फिर उनका चुनाव होगा, समझ गए आप। उसके बाद वो जो क्या है यहाँ पे क्या है 1/3 जो मेंबर है उनका इलेक्शन कैसे किया जाएगा, असेंबली मेंबर जो ऑलरेडी विधानसभा यहाँ की विधानसभा के जो मेंबर है जो चुन के आए विधानसभा में, वो लोग वोट करेंगे और वो लोग वोट करके इनको वहाँ पे भेजेंगे 1/3 मेंबर। और बाकी जो है वो नॉमिनेशन बाय गवर्नर, बाकी बचे हुए जो मेंबर है ना वो गवर्नर उसको भेजेगा, समझ गए आप। इस तरीके से हमने ये देख लिया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसमें जो टोटल मेंबर्स होते हैं तो वो कैसे वहाँ पे जाते हैं, तो वो जो 112 वो टीचर मतलब टीचर और ग्रेजुएट लोग भेजते वहाँ पे वोट करके 112 मेंबर को, टीचर लोग भेजते वहाँ पे 112 मेंबर को, लोकल अथॉरिटी भेजती 1/3 को, असेंबली के मेंबर 1/3 के भेजते। मतलब देखो 1/3 और 1/3 कितना हो गया, ये 66% यहाँ पे हो गया। उसके बाद ये 112 ये हो गया मतलब, और उसके बाद बचे हुए जो है वो गवर्नर वहाँ पे नॉमिनेट करते। यहाँ तक हमने देख लिया। आगे जो ड्यूरेशन है दोनों हाउस का, वो ड्यूरेशन कितना होता है, देखो ड्यूरेशन ऑफ 2 हाउसेस, असेंबली का जो ड्यूरेशन होता है ना वो होता है 5 साल का, समझ गए आप। गवर्नर हमने इससे पहले जैसे देखा था, जो अलग पहले वाला चैप्टर था मतलब कौन सा चीफ मिनिस्टर वाला, उसमें भी हमने देखा था जो असेंबली होती है ना, असेंबली में जो ये होता है ड्यूरेशन वो 5 साल का होता है। गवर्नर
जो है वो असेंबली को मतलब बर्खास्त कर सकते हैं। कब? जब कोई सरकार है उसके पास बहुमत नहीं हो और कोई अल्टरनेटिव सरकार भी नहीं बन रही है, उस टाइम पे गवर्नर उसको उनका जो कार्यकाल है जो असेंबली का उसको भंग कर सकता है विधानसभा को, या जब 5 साल पूरे हो जाते हैं उसके बाद भंग कर सकता है। समझ गए आप? और नेशनल इमरजेंसी में वो जो विधानसभा मतलब उसको ये कर देता है, असेंबली का जो टर्म है वो एक्सटेंड हो जाता है 1 साल के लिए एक टाइम पे, अगर देश में इमरजेंसी लगी हो तो वहाँ पे इलेक्शन नहीं होती। और ड्यूरेशन जो अब काउंसिल है, ये जो स्टेट काउंसिल है वहाँ पे जो वो उसका ड्यूरेशन, वो परमानेंट बॉडी, वो इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन, मतलब ये डिजॉल्व नहीं होती कभी भी। जैसे असेंबली डिजॉल्व होती है 5 साल के बाद या सरकार गिरने के बाद, वैसे ये पूरा डिजॉल्व नहीं होती। इसके जो मेंबर है 2 साल के बाद 1/3 मेंबर को रिटायर हो जाते हैं हर 2 साल के बाद, और वहाँ पे नए एक मेंबर को वहाँ पे भेजा जाता है। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर ऑन एक्सप्रेशन ऑफ एवरी सेकंड ईयर। हर 2 साल बाद 1/3 वहाँ पे मेंबर रिटायर होते हैं और 2 साल बाद वापस वहाँ पे 1/3 मेंबर को भरा जाता है। मेंबर कंटिन्यू एज मतलब कितने साल उनका जो टर्म होता है वो 6 साल का होता है। एक बार मेंबर वहाँ पे जाते हैं वो 6 साल तक होते हैं। देखो राज्यसभा की तरह है, राज्यसभा में सेम है, 6 साल का मेंबरशिप होती है, लोकसभा में 5 साल की होती है, यहाँ पे भी 6 साल की होती है। काउंसिल ऑफ स्टेट में, असेंबली में 6 कितना होती है 5 साल की होती है, विधानसभा में 5 साल, विधान परिषद 6 साल। समझ गए आप? और वैकेंट सीट कैन बी फिल्ड बाय फ्रेश इलेक्शन और नॉमिनेशन बाय गवर्नर। जब सीट वैकेंट हो जाती है बिगिनिंग ऑफ एवरी 3rd ईयर, एक्चुअली मैंने बोला, देखो यहाँ पे 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं, 33% रिटायर हो जाते हैं लोग 2 साल में, और तीसरे साल की शुरुआत में जो वैकेंट सीट है, जो बची हुई सीट उसको भरा जाता है फ्रेश इलेक्शन से, इनडायरेक्ट इलेक्शन जो होते हैं उससे, या कुछ जो बचे हुए नॉमिनेशन ऑफ गवर्नर जो नॉमिनेट करता है उससे। रिटायरिंग मेंबर आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एंड री नॉमिनेशन एट एनी नंबर ऑफ टाइम्स। जो लोग रिटायर होते हैं वो भी काफ़ी बार उनका री इलेक्शन हो सकता है, मतलब वापस उनको लाया जा सकता है काफ़ी बार। उसमें कोई मतलब नंबर ऑफ टाइम वो नॉमिनेट करके भी उनको वहाँ पे भेजा जा सकता है एज ए मेंबर, या इनडायरेक्ट इलेक्शन में वो काफ़ी बार इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होता है? एक तो वो इंडिया के सिटीजन होनी चाहिए, दूसरी चीज़ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसमें इनकी जो एज है वो 30 कंप्लीट होनी चाहिए, और जो असेंबली है लेजिस्लेटिव असेंबली उसमें इनकी जो एज है मेंबर की, जो प्रत्याशी है जो खड़ा होने वाला चुनाव लड़ने वाला है उसकी एज 25 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए। मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कैन ऑल्सो कंटेस्ट द सीट नॉट फ्रॉम रिजर्व फ्रॉम दे। जो शेड्यूल, जैसे मैंने बताया कुछ सीट होती है वो रिजर्व होती है, SC और ST के लिए कुछ सीट जो है वो रिजर्व होती है, वो हमने देख लिया। बट वो ऐसी जगह से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं जहाँ पे उनका सीट रिजर्व नहीं है, वो एज ए जनरल अलग मतलब कोई भी सीट से वो लड़ सकते हैं, रिजर्व है वहाँ से भी लड़ सकते हैं और दूसरी जगह से भी लड़ सकते हैं। आगे डिस्क्वालिफिकेशन, देखो अगर कोई मेंबर है, इस मेंबर का जो मेंबरशिप है वो हमें ख़त्म करनी, मतलब वो डिस्क्वालीफाई हो रहा है, जैसे कि वो 2 जगह से इलेक्शन लड़ रहा है, एक जगह से उसको खाली करना पड़ेगा या वो रिज़ाइन करने वाला है, ऐसे कोई भी रीज़न हो, अगर किसी मेंबर को, समझ गए आप, अगर वो कोई मेंबर है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड कर रहा है, या अनसाउंड माइंड है, या अनसाउंड माइंड या इनवॉल्वेंट है, या सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, या उसने वॉलंटरी सिटीजनशिप ली किसी दूसरे देश की, तो वो जो पार्लियामेंट का लॉ है उसके हिसाब से वो डिस्क्वालीफाई होता है। और गवर्नर जो होता है, गवर्नर का डिसीजन फाइनल रहेगा कहाँ पे? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर के मतलब गवर्नर जो बोलेगा डिस्क्वालीफाई अगर करना है इस रीज़न से, कौन सा अनसाउंड माइंड, इस चक्कर में अगर वो मेंबर है उसको अगर डिस्क्वालीफाई करना है तो गवर्नर का जो डिसीजन है वो फाइनल रहेगा। और दूसरी चीज़ क्या थी? दूसरी चीज़ थी अगर काउंट ऑफ डिफेक्शन, मतलब अगर उसने दल बदल दिया, उसने अपनी पार्टी बदल ली, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में अगर कोई बंदा चला जाता है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो 10th शेड्यूल है, इसमें ये हमने पार्लियामेंट के चैप्टर में भी देखा था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल के हिसाब से उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ इधर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इफ ही इज सो डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन जो लॉ होता है, मतलब कोई पार्टी, उस पार्टी का बंदा है वो चुन के आया एक पार्टी में से और बाद में समर्थन दिया दूसरी पार्टी को, दूसरी पार्टी में चला गया, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और वो कौन से शेड्यूल में लिखा है? क्वेश्चन आता है आपको पेपर में कि डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो कौन से शेड्यूल में आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो 10th शेड्यूल में आता है। और जैसे कि अगर मेंबर है वो, अब मैं आपको बता, फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, कोई पार्टी जैसे महाराष्ट्र में 300 सीट है और आपको फॉर एग्जांपल इसमें 300 नहीं एक्चुअली 288 है, आपको सरकार बनाने के लिए कितने चाहिए? 145 चाहिए। तो कोई पार्टी अगर उसके पास कितने सीट आए? 140 आए, और बाकी दूसरी पार्टी उनके पास तो काफ़ी, किसी के पास समझ रहेगा 50 आए, किसी के पास 60 आए, ऐसे अलग अलग आए। अब इनको 145 चाहिए, इनको 40 कम है, तो ये पार्टी जिसके पास 50 आए, अगर इसके 10 मेंबर इस पार्टी से अलग होगी, इस पार्टी में जाके, जैसे बीजेपी के पास 140 है, कांग्रेस के पास 50 है, 50 में से अगर 10 आके इनके पास आ जाते तो इनके पास कितने हो जाएंगे? 150 हो जाएंगे, तो इनको तो सरकार बन सकती है। पर 10 अगर इधर आते ना तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। डिस्क्वालीफाई मतलब क्या? उन्होंने अपनी पार्टी बदल रही, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब क्या? आप चुनाव एक पार्टी से चुन के आते हो और अगर कल आप दूसरी पार्टी में चले जाते हो तो एंटी डिफेक्शन के लॉ के चक्कर में ये जो बंदे ये अपने पद से इनको हाथ धोना पड़ेगा। समझ गया आप? ऐसा है। बट अगर वो पार्टी, उस पार्टी के अगर 66% अगर लोग पार्टी छोड़ देते ना,
मतलब 66% मतलब जैसे 50 है, 50 में से अगर डायरेक्ट 30-35 लोग भाग जाते हैं ना, तो फिर आप उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। बट उसमें से अगर वो थोड़े लोग अगर भाग जाते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। बट अभी ये डिस्क्वालिफिकेशन का जो चीज़ है वो कौन उसमें फाइनल अथॉरिटी होगा, किसके हिसाब से ये फाइनल किया जाएगा कि ये बंदा सच में इसने ये पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में गया है और ये अभी ये डिस्क्वालीफाई हमें करना है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत। तो जो काउंसिल होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है, उसमें जो काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं उनका डिसीजन वहाँ पे फाइनल रहता है। और असेंबली जो होती है, असेंबली में जो स्पीकर होते हैं, स्पीकर का डिसीजन यहाँ पे फाइनल होता है। समझ गया? तो इस तरीके से हमने ये भी देख लिया कि जो डिस्क्वालिफिकेशन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो उसी के साथ साथ हमने आज का जो हमारा लेक्चर था इसमें देखो, जैसे मैंने बताया था आपको आर्टिकल 168 जो स्टेट लेजिस्लेचर किसी भी स्टेट में उसका गठन कैसे होता है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे एबोलिश किया जाता है, वो हमने देखा था। किसी स्टेट में अगर एबोलिशन करना है या क्रिएशन करना है तो उस स्टेट की जो विधानसभा है उसमें से आपको 1/2 66% वोट से प्रेजेंट एंड वोटिंग उनका जो रिजोल्यूशन, स्पेसिफिक रिजोल्यूशन पास करके आपको पार्लियामेंट के पास भेजना पड़ेगा। पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से उसको वहाँ पे एबोलिश कर देते ऑलरेडी, जो वहाँ पे काउंसिल है उसको, या नई काउंसिल अगर वहाँ पे नहीं है तो उसको बनाते हैं। उसके बाद हमने लेजिस्लेटिव असेंबली का कंपोजिशन देखा, काउंसिल का कंपोजिशन देखा, कितने मेंबर होते हैं, कैसे चुनाव होता है, उनका कैसे इलेक्शन होता है, वो सारा देख लिया। और ड्यूरेशन देख लिया हमने स्टेट लेजिस्लेचर का। इस तरीके से हमने आज का जो लेक्चर है उसमें स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में आधा चैप्टर हमने देख लिया, बचा हुआ चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, एंजॉय।